गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएसटी का जो पेपर है इसमें आज अपन जो चैप्टर ले रहे हैं वो है प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। यदि कोई भी बिजनेसमैन जीएसटी के लिए दायी है तो उसे अपना पंजीयन कराना जरूरी है। यदि किसी व्यापारी ने पुराने अधिनियमों में अपना पंजीयन करा रखा है तो भी उसे नए सिरे से पंजीयन कराना होगा। सरकार जीएसटी लागू करके जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है बल्कि डायरेक्ट टैक्सेस की वसूली को भी बढ़ाना चाहती है। इसलिए जीएसटी के पंजीकरण में पैन की विशेष भूमिका है। यदि कोई भी व्यक्ति पैन की सहायता से, पैन नंबर की सहायता से घर बैठे कंप्यूटर और इंटरनेट के सहायता से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, तो एक तरह से जीएसटी में रजिस्ट्रेशन बिल्कुल आसान हो गया। उसके लिए एक पैन नंबर की रिक्वायरमेंट है जो हर बिजनेसमैन को रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है। पंजीकरण संबंधी विभिन्न प्रावधान जो सेंट्रल जीएसटी एक्ट में धारा 22 से 30 में वर्णित है, उसके अनुसार रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पूरा होगा। उसमें जो भी नियम बने हुए हैं उनके अनुसार पंजीकरण का कार्य होगा। इसमें नियम 8 से लेकर 26 तक पंजीकरण संबंधी नियमों की व्याख्या की गई है। इसको अपन आगे चल के देख रहे हैं। तो पंजीकरण के लिए एक मुख्य प्रावधान क्या है? सबसे पहले तो ये पता करें कि पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी क्वेश्चन ये उत्पन्न होता है कि किस व्यक्ति के लिए पंजीयन कराना आवश्यक है और किन परिस्थितियों में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रावधान जो है वो अपन आगे चल के अभी अपन देख रहे हैं। तो प्रत्येक कर योग्य व्यक्ति को अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है, क्योंकि जीएसटी अधिनियम की धारा 2(107) में कर योग्य व्यक्ति की परिभाषा में यही लिखा है कि कर योग्य व्यक्ति से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो इस अधिनियम की धारा 22 या धारा 24 के अधीन पंजीकृत है या पंजीकरण के लिए दायी है, रेस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इस आधार पर अगर अपन देखें तो पंजीकरण निम्न व्यक्तियों के लिए आवश्यक है जो कि कर योग्य व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे। सबसे पहला है कि वह पूर्तिकर्ता जिसकी कुल आवृत्ति निर्धारित सीमा से अधिक है, क्योंकि जब जीएसटी के ये प्रावधान बनाए गए हैं तो जो छोटे पैमाने के व्यापारी हैं उनको पंजीकरण से मुक्त रखा गया है ताकि ये आसान प्रक्रिया रहे। कर जो जीएसटी का कर है उसकी प्रक्रिया को आसान करने के लिए एक निर्धारित सीमा लिखी गई है जो कि माल की पूर्ति या सेवाओं की जो कर योग्य पूर्ति है उसके आधार पर निर्धारित की जाती है। अगर उस निर्धारित सीमा से कुल आवृत्ति उससे अधिक है तो अब रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो वह पूर्तिकर्ता जिसकी कुल आवृत्ति निर्धारित सीमा से अधिक है, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक पूर्तिकर्ता विशेष कर वर्ग के राज्यों से भिन्न ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में पंजीकरण कराने के लिए दायी होगा जहां वह माल या सेवाओं या दोनों की कर योग्य पूर्ति करता है और किसी वित्तीय वर्ष में उसकी कुल आवृत्ति एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से अधिक हो। 1 अप्रैल 2019 से केवल माल की पूर्ति करने वालों के लिए सीमा 40 लाख है, परंतु यदि कोई व्यक्ति विशेष वर्ग के राज्यों में से है, किसी राज्य से माल या सेवाओं की कर योग्य पूर्ति करता है तो उसका कुल आवृत्ति 10 लाख से अधिक हो तो वह उस विशेष वर्ग के राज्य में पंजीकरण कराने हेतु दायी होगा। ये केवल प्रावधान जो 10 लाख से अधिक वाला है वो कुछ विशेष राज्यों के लिए है, जो आगे चल के अपन देखेंगे कौन कौन से राज्य हैं जिनके लिए सीमा निर्धारित की गई है। परंतु सरकार को यह भी अधिकार है कि किसी राज्य के निवेदन करने पर सरकार उस राज्य के लिए कुल आवृत्ति सीमा बढ़ा सकती है, परंतु 20 लाख से अधिक नहीं बढ़ा सकती। ये प्रावधान किए गए हैं।
अब अगर अपन इसको इस पूरे प्रावधान को संक्षिप्त रूप में देखें तो जो छोटे उपक्रम हैं वो जीएसटी से उनको कर मुक्त किया गया है। किसी भी कर अधिनियम में यह सामान्य प्रावधान होना है कि एक न्यूनतम सीमा तक कर न लगाया जाए जिससे बहुत छोटे स्तर पर काम करने वालों पर कर का भार न हो, और यह प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी उचित होगा कि छोटे स्तर पर कार्य करने वाले जो स्मॉल लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं, अनेक व्यक्ति होते हैं जिनसे कर संग्रहण में लागत अधिक लगेगी और उसकी तुलना में कर का संग्रह जो होगा वो कम होगा। तो इसलिए ये प्रावधान किया गया है कि एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो इसको अपन पूरे प्रोविज़न को अगर अपन देखें तो देखिए 10 लाख की सीमा वो कौन से पर्सन पर लागू होती है, और केवल माल के पूर्ति के लिए होती है, सेवाओं की पूर्ति के लिए होती है, या दोनों की पूर्ति के लिए होती है। तो देखिए 10 लाख की सीमा, ये पर्सन एंगेज्ड इन इंटर स्टेट सेल्स इन द फॉलोइंग स्टेट्स मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इन 4 राज्यों में अगर माल की पूर्ति होती है तो 10 लाख इसकी प्रोविजन लिमिट है। 10 लाख से ज़्यादा टर्न होने पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और 10 लाख या इससे कम हो तो कराने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो माल की पूर्ति हो चाहे सेवाओं की पूर्ति हो। 20 लाख की लिमिट कब है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पांडिचेरी, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड, ये भी दोनों के लिए है, माल और सेवाओं की पूर्ति के लिए। 40 लाख की लिमिट क्या है कि जो अपन ने पहली 2 लिमिट देखी है, इन ऑल द स्टेट एक्सेप्ट ये 2 स्टेट जो सीमाएं अपन ने ऊपर देखी है, उनके अलावा जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं उन सब में अगर माल की सप्लाई है, ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स, तो लिमिट 40 लाख होगी। 20 लाख की लिमिट कब होगी? इन ऑल स्टेट एक्सेप्ट मेंशन इन फर्स्ट, जो 10 लाख की जो 4 स्टेट है उनके अलावा, फॉर सप्लाई ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला एंड टबैको प्रोडक्ट्स, उनके लिए 20 लाख है। और 5वां 20 लाख जो इन सब कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, जो इन ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट मेंशन फर्स्ट बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, उनके लिए 20 लाख की लिमिट है। तो इस लिमिट से ज़्यादा अगर टर्नओवर होता है तो रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, इस लिमिट तक टर्नओवर कराना अनिवार्य नहीं है।